देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा चहल। यूपी की खबरों का रुख करेंगे। सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी खबर की। जी हां, योगी आदित्यनाथ ने इकाना स्टेडियम में दोबारा यूपी के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी समेत तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। सीएम और डिप्टी सीएम सहित योगी कैबिनेट में 53 दिग्गज शामिल हैं। यूपी की सियासत के कई मिथ तोड़ते हुए योगी आदित्यनाथ ने लगातार दूसरी बार यूपी की कमान संभाल ली है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई, जबकि केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। इसके अलावा 16 कैबिनेट मंत्री, 14 राज्य मंत्री जिनको स्वतंत्र प्रभार दिया गया है और 20 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। निवर्तमान डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, श्रीकांत शर्मा और सिद्धार्थ नाथ सिंह, मुकुट बिहारी वर्मा को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली। वहीं इस बार मोहसिन रजा की छुट्टी की गई है, उनकी जगह दानिश आजाद योगी मंत्रिमंडल का मुस्लिम चेहरा बनाए गए हैं। बलिया जिले की बांसडीह विधानसभा स्थित अपायल गांव के रहने वाले दानिश आजाद यूपी में भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश महामंत्री हैं। आजाद यूपी सरकार की उर्दू भाषा कमेटी के सदस्य भी रह चुके हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़े दानिश आजाद अंसारी छात्र जीवन से ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए हैं। योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और इस दौरान क्या कुछ उन्होंने कहा, सुने जरा। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित। योगी आदित्यनाथ की दूसरी पारी शुरू हो गई है। योगी आदित्यनाथ के राजनीतिक सफर पर भी नजर डाल लेते हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से उनका राजनीतिक सफर रहा। 5 जून 1972 को उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल के पंचूर गांव में जन्म। विज्ञान में ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। 1990 में ग्रेजुएशन के दौरान एवीबीपी के साथ जुड़े। 1993 में गोरखपुर में अपने चाचा महंत अदयनाथ की शरण में गए। 1994 में संन्यास धारण किया। संन्यास के बाद अजय सिंह बिष्ट से योगी आदित्यनाथ बने। 1998 में पहली बार गोरखपुर से पहली बार सांसद बने। 26 साल की उम्र के उस समय के सबसे युवा सांसद चुने गए। 1999 में गोरखपुर से दोबारा सांसद बने। 2002 में हिंदू युवा वाहिनी का गठन किया गया। 2004 में तीसरी बार गोरखपुर में लोकसभा के लिए चुने गए। 2009 और 2014 में 2 लाख से ज्यादा वोटों के जीतकर लोकसभा पहुंचे। 2014 में अदयनाथ के निधन के बाद गोरखनाथ मंदिर के महंत चुने गए। 19 मार्च 2017 को यूपी में विधायक दल के नेता चुने गए। राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण कराने में अहम भूमिका निभाई। यूपी के चहुमुखी विकास में योगी का अहम योगदान रहा। यूपी के इतिहास में 5 साल के कार्यकाल पूरा करने के बाद चुनाव जीतने वाले पहले सीएम बने। 25 मार्च 2022 को दूसरी बार यूपी के
सीएम बने हैं योगी आदित्यनाथ। 36 साल बाद यूपी में लगातार दूसरी बार सीएम बनकर इतिहास रचा है। योगी के राजनीतिक सफर पर नजर डाल रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। यूपी के इतिहास में 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद चुनाव जीतने वाले पहले ऐसे सीएम हैं जो दोबारा शपथ ग्रहण करते नजर आए। 25 मार्च 2022 यानी कि आज के दिन दूसरी बार यूपी के सीएम के रूप में शपथ ली है। 36 साल बाद यूपी में लगातार दूसरी बार सीएम बनकर अपने आप में इतिहास रचा है, क्योंकि इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ था। वहीं केशव प्रसाद मौर्य, जो कि मौर्य समाज से आते हैं, उन्होंने आज उप मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली। वो योगी 1.0 में भी उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं और एक बार फिर बीजेपी की तरफ से उन पर भरोसा जताया गया है। मैं केशव प्रसाद मौर्य ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं केशव प्रसाद मौर्य ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो। वहीं ब्रजेश पाठक, जो कि ब्राह्मण समाज से आते हैं, उन्हें भी उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। उन्होंने भी उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। ब्रजेश पाठक लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं। सुनिए जरा। मैं ब्रजेश पाठक ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं ब्रजेश पाठक ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं। वहीं यूपी के अमरोहा में श्री वासुदेव तीर्थ स्थल पर स्थित मंदिर में डीएम और एसडीएम ने जलाभिषेक करके योगी आदित्यनाथ के दीर्घ आयु की कामना की। बता दें कि अमरोहा के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल श्री वासुदेव तीर्थ स्थल पर डीएम बीके त्रिपाठी, एसडीएम विजय शंकर मिश्रा पहुंचे, जहां उन्होंने अन्य अधिकारियों के साथ मिलकर भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर जलाभिषेक किया और यूपी के मुख्यमंत्री पद की दूसरी बार शपथ लेने वाले योगी आदित्यनाथ के दीर्घ आयु की कामना की।
योगी मंत्रिमंडल में सबसे ज्यादा चौंकाने वाला नाम अगर कोई रहा तो वो है गाजियाबाद के नरेंद्र कश्यप का। दरअसल गाजियाबाद में 5 विधानसभा हैं और 5 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी के विधायक जीते थे। यहां तक कि योगी के पहले कार्यकाल में अतुल गर्ग ने 2 महत्वपूर्ण मंत्रालय भी संभाले थे। वहीं साहिबाबाद विधानसभा से जीते सुनील शर्मा प्रदेश में सबसे ज्यादा वोटों से जीते। इसके अलावा मेरठ की किठौर से त्यागी बिरादरी के बीजेपी विधायक हारने के बावजूद भी मुरादनगर से अजीत पाल त्यागी का दावा मजबूत था, लेकिन उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र कश्यप को चुना। आपको बता दें कि बसपा शासनकाल में नरेंद्र कश्यप बसपा के राज्यसभा सदस्य थे। उनकी तूती बोला करती थी। कुछ साल पहले वो बीजेपी में शामिल हुए, ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष बने। फिलहाल वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं। गाजियाबाद के सेक्टर 23 इलाके में रहने वाले नरेंद्र कश्यप के घर पर खुशी का माहौल और ढोल नगाड़ों के साथ मिठाई खिलाकर बधाई दी गई। खबर उन्नाव से, जहां पर एक नाट्य कार्यक्रम में तब बवाल हुआ जब नाट्य कार्यक्रम में अराजक तत्वों की तरफ से ईंट और पत्थर बरसाए गए। बदमाशों की तरफ से ईंट और पत्थरों से हमला कर दिया गया, जिससे कार्यक्रम में भगदड़ मच गई। बता दें कि इस पथराव से कई कलाकारों के सर भी फूट गए, कई कलाकार गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस की टीम की तरफ से सभी बदमाशों को गिरफ्त में ले लिया गया। वहीं घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भेजा गया है। आपको बता दें कि कलाकारों को, जो कई कलाकार वहां पर मौजूद थे, उनको गंभीर चोट आई है। आपको बता दें जनपद बिजनौर के एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह आज आगामी त्योहार नवरात्र और माह रमजान को लेकर नगर बिजनौर में पैदल रूट मार्च करते नजर आए। जनपद बिजनौर की पुलिस को आगामी त्योहारों को लेकर अलर्ट कर दिया गया है और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए बार बार पैदल रूट मार्च किए जा रहे हैं। इसी को लेकर आगामी त्योहार नवरात्र और माह रमजान को लेकर पुलिस फोर्स के साथ थाना कोतवाली शहर क्षेत्र में पैदल रूट मार्च किया गया। बिजनौर के एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने बताया कि पैदल मार्च का उद्देश्य त्योहारों को लेकर किया जा रहा है ताकि लोगों के बीच में किसी तरीके का कोई डर ना रहे, लोगों को ये पता रहे कि पुलिस हर वक्त उनके साथ है। सद्भाव और समन्वय को बनाए रखने के लिए लगातार पुलिस फोर्स मौजूद है। तो वहीं एसपी ने पैदल रूट मार्च किया है ताकि त्योहारों के वक्त में लोगों के मन में किसी तरीके का डर ना रहे। जनता के बीच में इस तरह के पैदल मार्च का मेन उद्देश्य यही होता है कि जनता के बीच में किसी तरीके का डर जो है उसको दूर किया जा सके। एसपी ने यहां पर पैदल रूट मार्च किया है ताकि लोगों के मन से इस तरह का कोई भी डर हो वो दूर हो जाए, लोगों के मन में समन्वय, सौहार्द, तमाम ऐसे चीजों को लेकर भावना जागे। इसी को लेकर नवरात्र और रमजान के से पहले, जो ये त्योहार आने वाले हैं, इससे पहले ये पैदल मार्च किया गया है। रूट मार्च बिजनौर शहर से निकाला गया। आगामी त्योहार खास करके नवरात्र एवं रमजान माह को लेकर के व्यापारियों में, छात्राओं में, महिलाओं में रूट मार्च से एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होता है तथा जो जिस प्रवृत्ति के लोग होते हैं, अपराधी टाइप के लोग होते हैं, उनमें पुलिस के प्रति एक खौफ का माहौल पैदा होता है। पूरे जनपद में रूट मार्च प्रारंभ किया जा रहा है। हर जगह प्रत्येक अधिकारी द्वारा। खबर शामली से, जहां जनपद में एक बार फिर धर्मांतरण और लव जिहाद का मामला सामने आया है। जहां कुछ दिनों पहले हिंदू लड़की का नाम बदलकर उसका विवाह मुस्लिम लड़के के साथ करा दिया गया था। उसी मामले में दीपक सैनी ने अपने साथियों के साथ मिलकर प्रेस वार्ता की और कांडला के चेयरमैन हाजी वाजिद पर आतंकियों से संबंध होने और लव जिहाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। चलिए आपको सुनाते हैं कि इस पूरे मसले को लेकर वार्ड 3 के सभासद दीपक सैनी की तरफ से क्या कुछ आरोप लगाए गए हैं और क्या कुछ कहा गया है। नाम का लड़का एक पूजा रानी की लड़की को लेकर के आया, उससे शादी की और मैरिज सर्टिफिकेट फर्जी लेकर के मेरे पास आया था और उसमें लिख रहा था सना खान। वो बोला कि इसकी संस्तुति कर दो। मैंने बोला भाई मैं संस्तुति नहीं करता आधार कार्ड पे, क्योंकि ये लव जिहाद का मामला है, धर्मांतरण का मामला है। वो बोला मैं अपने स्तर से नगर पालिका में जा करके इस पर संस्तुति करवा लूँगा वहाँ से। तो वहाँ पर जो गया तो
उस पर साइन हाजी वाजिद हसन चेयरमैन कांदला के और अधिशासी अधिकारी के साइन हुआ। फिर वो मेरे पास लेकर के आया, मैंने उसको फिर मना कर दिया, भाई मैं अपनी संस्तुति नहीं कर सकता। तो वो मुझे धमका करके जान से मारने की धमकी दे करके मौके से फरार हो गया। तब मेरे भाई रिक्की रावत जी भी मेरे साथ थे। रन का है ये, एक रिहान नाम का लड़का एक पूजा रानी की लड़की को लेकर के आया। वहीं बिजनौर से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां 2 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। दरअसल जनपद बिजनौर में 2 बच्चों की डूबने से मौत हुई, जिसकी जानकारी पुलिस को दी गई। जानकारी के मुताबिक दोनों बच्चों का नाम अर्श और अयान बताया गया है। बता दें कि रामगंगा नहर में नहाने गए ये दोनों बच्चे नहाने के दौरान पानी में डूब गए। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर स्थानीय पुलिस पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से बच्ची को नहर से बाहर निकाला गया और दोनों बच्चों को सीएचसी शोहारा में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने दोनों बच्चों को मृत घोषित कर दिया। वहीं मृतक बच्चों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। तो बिजनौर से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 2 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। नहर में डूबने से इन 2 बच्चों की मौत हुई है। नहाने के लिए गए थे दोनों बच्चों का, वहां पर डूबने के बाद मौत हो गई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस को इस बारे में सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची, दोनों बच्चों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। लेकिन आपको बता दें, ये बड़ी दर्दनाक घटना बिजनौर से सामने आई, जहां पर 2 बच्चे जो कि नहर में नहाने गए थे और दोनों की डूबने से मौत हो गई। परिवार के लोगों में गम का माहौल है। आसपास के लोगों में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि इस तरीके से जो 2 मासूम बच्चे चले गए तो आसपास के लोग गम के माहौल में हैं। तमाम सख्ती के बावजूद भी शामली में खनन माफिया का खेल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। खनन माफिया बेधड़क होकर यमुना का सीना चीर रहा है। खनन माफिया 24 घंटे खनन कर रहा है, ना तो दिन देख रहा है और ना ही रात। वहीं ग्रामीणों की तरफ से अवैध खनन की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी गई है। बता दें कि मामला जनपद शामली के कैराना थाना क्षेत्र के गांव खुरगान का है, जहां इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से खनन माफिया दिन रात खनन करने में जुटा हुआ है, जिससे बरसात के दिनों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया, क्योंकि इन खनन माफियाओं के ऊपर ना तो सरकार की लगाम है और ना ही जिला प्रशासन का अंकुश है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि इस खनन माफियाओं की वजह से उनकी उपजाऊ जमीन भी नदी में जा रही है। इतना ही नहीं, अवैध खनन के होने की वजह से हरियाणा और यूपी के किसानों के बीच में सीमा को लेकर विवाद भी खड़ा हो जाता है, और इसीलिए जरूरी है कि इस क्षेत्र में बाढ़ से रक्षा के लिए खनन माफियाओं पर अंकुश लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। वहीं जिलाधिकारी ने बताया कि उन्होंने मामले की जांच के लिए कैराना तहसीलदार की अगुवाई में एक टीम का गठन किया, जो मौके पर जाएगी, ग्रामीणों से बात करेगी और बात की जाएगी, जांच की जाएगी ये नियमों का उल्लंघन है या नहीं। यदि कोई जांच में दोषी पाया गया तो नियम के अनुसार उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। तो दिन ब दिन खनन माफिया और सक्रिय होता जा रहा है। यमुना का चीर हरण करते हुए नजर आ रहे हैं ये खनन माफिया। धड़ल्ले से अवैध खनन चल रहा है, बावजूद इसके शिकायतों के बावजूद भी किसी तरीके की रुकावट यहां पर इनको नजर नहीं आ रही है। शामली की ये तस्वीरें, जहां पर गांव के लोगों ने वीडियो बनाया, दिन में और रात में दोनों वक्त ये अवैध खनन कर रहे हैं। ना तो प्रशासन का डर है, ना ही किसी तरीके से लोगों का डर इन खनन माफियाओं का है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो के सामने आने के बाद अब ये कहा जा रहा है कि जाकर वहां पर जांच की जाएगी, लोगों से बात की जाएगी, और अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी नियम के तहत। लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिर धड़ल्ले से ये अवैध खनन चल रहा है, तो आखिर अभी तक अधिकारी क्या सो रहे थे? खुरगान वहाँ पे जो पट्टा चल रहा है वैध तरीके से, उसकी कुछ रात्रि की वीडियो वायरल कर रहे ग्रामीण, क्या पूरा मामला है? खुरगान में हमारा 5 वर्षीय पट्टा है जो अलॉटमेंट हुआ है, लीगली अलॉट हुआ है। उसमें कल कुछ वीडियो सर्कुलेट हो रही थी जिसमें रात में ये लोग कुछ खनन कर रहे हैं। उसके संबंध में एक टीम बना दी गई है, जिसमें तहसील के अधिकारी हैं और माइनिंग ऑफिसर रहेंगे। वो लोग टीम पूरी जो है आज जाएगी वहाँ पे और जांच करेगी और एक डिटेल्ड रिपोर्ट देगी। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई करी जाएगी। क्या मैम किसी तरीके से या किसी नियम कानून में रात्रि में
खबर झांसी से, जहां पर बीजेपी सांसद अनुराग शर्मा के प्रतिष्ठित स्कूल RLPS में एक पुरुष टीचर ने महिला अभिभावक को मारा, जो कि सिर्फ इसलिए क्योंकि स्कूल का फाइनल रिजल्ट सिर्फ एक कागज पर दिया गया था, जिसका विरोध सभी पेरेंट्स ने किया। प्रिंसिपल के ऑफिस में पहुंचे, जहां ऑफिस में स्कूल की ऑनर शालिनी शर्मा भी मौजूद थी। बता दें कि शालिनी के सामने प्रधानाचार्य ने अपनी गलती मानने की बजाय उल्टा पेरेंट्स से बदतमीजी की, और जिस पर एक दो नहीं बल्कि किसी पेरेंट ने इस पूरे घटना का वीडियो बना लिया, जिसके बाद उस वीडियो को डिलीट कराने के लिए कुछ महिलाओं को स्कूल में बंदी बनाकर उनसे मारपीट की गई। और जैसे ही अन्य पेरेंट्स ने उन महिला अभिभावकों को बचाने के लिए वहां पर जाने की कोशिश की, उससे पहले वह सभी टीचर्स वहां से भाग खड़े हुए। खबर औरैया से, जहां पिता की तरफ से बेटे को लोहे की जंजीरों में बांध देने का मामला सामने आया है। यूपी के औरैया जिले के थाना सहायल क्षेत्र के गांव पुरवा नथा के सामने से ये पूरा मामला सामने आया है, जहां पर एक पिता ने अपने बेटे को लोहे की मजबूत जंजीरों में जकड़ दिया और खेतों में प्रयोग किए जाने वाले हल से बांध दिया। पिता की तरफ से अपने बेटे पर किए जा रहे इस खौफनाक दंड की सूचना जैसे ही पुलिस को मिली, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बच्चे को पिता की जंजीरों तो पिता की पहुंच से बच्चे को रेस्क्यू किया गया। पुलिस को जब इसकी सूचना मिली थी तो बच्चे को वहां पर बचाया गया। खबर पीलीभीत से, जहां शराब के नशे में युवक ने घर में आग लगा दी। बता दें कि युवक शराब के नशे में इतना धुत था कि उसने अपने ही घर में आग के हवाले अपने घर को कर दिया। घर को आग की लपटों में देखकर आसपास के लोगों ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बता दें कि ग्रामीणों ने आग पर तो काबू पा लिया, लेकिन आग के कारण घर में रखा हजारों का सामान जलकर राख हो गया। वहीं झांसी में दहेज के लिए ससुराल वालों ने विवाहिता की हत्या कर दी। ससुराल वालों ने दहेज में 5 लाख रुपए की मांग की थी। यह आरोप लगाते हुए विवाहिता के घर वालों ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को कार्रवाई की मांग की है। इस घटना के संबंध में बबीना क्षेत्र के खेलार गांव में रहने वाले अब्दुल मजीद ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र लिखकर मामले की जानकारी दी। अब्दुल मजीद ने प्रार्थना पत्र में लिखा कि उनकी बेटी तरन्नुम का विवाह 14 अक्टूबर 2014 को आसिफ नाम के एक शख्स से किया था। विवाह के बाद से ही ससुराल वाले दहेज में 5 लाख रुपए की मांग करने लगे और उनकी बेटी को प्रताड़ित किया जाने लगा। पिछले दिनों उनकी छोटी बेटी फराह के पास तरन्नुम का फोन आया, जिसने कहा कि उसे बचा लो, ये लोग उसे मार डालेंगे। इस पर वो अपनी बेटी की ससुराल पहुंचे तो वहां पर कोई नहीं मिला। आसपास के लोगों ने बताया कि उसकी बेटी को अस्पताल ले जाया गया है। इस पर पत्नी को लेकर जिला अस्पताल पहुंचा, लेकिन वहां भी बेटी नहीं मिली। इसके बाद जब वो मेडिकल कॉलेज गया तो वहां पर स्ट्रेचर पर अपनी बेटी को मरी हुई हालत में देखा। उसको देखते ही ससुराल वाले भी मौके से भाग निकले। प्रार्थना पत्र में उसने ससुराल वालों पर बेटी की हत्या का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। में 2014 में 14/10/2014 में अपनी लड़की की शादी मानेक चौक परसौर वाली गली में आसिफ खान से की थी, जिसमें दहेज में मैंने 10 लाख रुपए दिया था इनको नगद कैश। इसके बाद बीच में इन लोगों ने और मांगना शुरू किया, टीवी, फ्रिज, अलमारी सब दिया मैंने बाद में। उसके बाद में मेरी लड़की को परेशान करना शुरू किया था। 1-2 बार हमने बात की अपने समधी से तो समझा दिया इनने। मैंने 2014 में 14/10/2014 में अपनी लड़की की शादी मानेक चौक परसौर वाली गली में आसिफ खान से की थी। तो दिल दहला देने वाला मामला झांसी से सामने आया है, जहां दहेज उत्पीड़न का ये पूरा मामला है। झांसी में दहेज उत्पीड़न के कारण विवाहिता की हत्या की गई है। दहेज की वजह से बेटी को मार दिया गया किसी पिता की, और पिता की तरफ से गुहार लगाई गई है कि उसे इंसाफ मिले। दहेज में 5 लाख रुपए की मांग कर रहे थे
ससुराल वाले और उसके बाद बेटी की हत्या को अंजाम दिया, ये आरोप परिजनों की तरफ से लगाया गया है। झांसी में दहेज की वजह से एक विवाहिता की एक बार फिर जान चली गई। एक ऐसी समस्या जो इस देश में सालों से बनी हुई है और आज भी ये समस्या जो कि त्यों है। लगातार कानून में सख्ती की बात की जाती है, लेकिन बावजूद इसके इस तरीके की तस्वीरें जब सामने आती है तो उन दावों और वादों की पोल खोलकर रख देती हैं। वहीं लखीमपुर खीरी में एक दर्दनाक हादसा देखने को मिला, जहां रात 1:30 बजे के करीब सड़क किनारे फुटपाथ पर सो रहे 3 बच्चों को ट्रक ने रौंद दिया, जिसमें से एक ही परिवार के 2 बच्चों की मौके पर मौत हो गई और एक बच्चा बाल बाल बच गया। घटना के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। पूरा मामला तुकुनिया में मंडी समिति की तरफ से बताया जा रहा है। घटना से आक्रोशित लोगों ने सड़क पर जाम कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस आक्रोशित लोगों को समझाने में लगी नजर आई। ट्रक की शिनाख्त करने के लिए सड़क के किनारे लगे सीसीटीवी कैमरों को पुलिस खंगाल रही है। फिलहाल पुलिस की तरफ से मामले में जांच की जा रही है और उम्मीद है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन लखीमपुर खीरी में ये दर्दनाक हादसा देखने को मिला, जहां 3 बच्चों को ट्रक ने रौंद दिया। 2 की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक बच्चा बाल बाल बच गया। तो लखीमपुर खीरी से ये बड़ी घटना, जहां पर फुटपाथ पर सो रहे 3 बच्चों को ट्रक ने रौंद दिया और जिनमें से 2 बच्चों की मौके पर मौत होगी। एक ही परिवार के 2 बच्चों की ये मौत हुई, तो वहीं एक बच्चा जो कि बाल बाल बच गया। परिजनों की हालत कैसी है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि दर्द में डूबे ये परिवार से आक्रोशित ये परिवार वाले लगातार शिकायत कर रहे हैं और अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। प्रशासन की तरफ से उन्हें शांत कराने की कोशिश की गई, लेकिन आक्रोश में दिखे परिवार वाले और ट्रक चालक को गिरफ्तार करने की मांग उनकी तरफ से की गई। हालांकि पुलिस की तरफ से सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा रहा है ताकि ट्रक चालक की पहचान हो सके और जल्द से जल्द उसे गिरफ्तार किया जा सके। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से परिवार वाले परेशान हैं। उनकी तरफ से गुहार लगाई जा रही है कि उन्हें इंसाफ मिले जल्द से जल्द। वहीं अमेठी में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा देखने को मिला, जहां तेज रफ्तार की वजह से मजदूरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर एक्सप्रेसवे से नीचे पलट गई। ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे दबने से एक महिला की मौके पर मौत हो गई। वहीं 9 लोग जो है वो गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शुकुल बाजार में भर्ती कराया गया, जहां पर सभी घायलों का इलाज फिलहाल चल रहा है। बताया जा रहा है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे स्थित रोड साइड में घास लगाने के लिए मजदूरों को ट्रैक्टर ट्रॉली के जरिए ले जाया जा रहा था, जिसमें लगभग 15 मजदूर सवार थे। शुक्ल बाजार थाना क्षेत्र के तहत पड़ने वाले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर यह पूरी घटना हुई है। चलिए, यूपी की खबरों में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए FM न्यूज। नमस्कार।